रंग अड्डे के लिए। अड्डा जो कि हमारे बंगाल का बहुत ही सुप्रसिद्ध और प्यारा मीठा सा शब्द है, लेकिन ये रंग अड्डा जो है वो कुछ अलग है। रंग अड्डा हमें नाटकों से, नाटककारों से, उनकी जीवनी से, रंगमंच के पीछे की हरकतों से, सब चीज से हमें जोड़ता है और हमें जानकारी देता है। ये रंग अड्डा हमारे अजहर सर और उमा मैम की परिकल्पना है और आज हम 19वें रंग अड्डे में शामिल हो रहे हैं और आज जिनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और उनके बारे में सुनेंगे वो है त्रिपुरारी शर्मा, शंकर सेठ, उषा किरण खान जी। इनके बारे में बहुत अच्छी बात है। आज लिटिल फेस्टिवल से सुनीता भी जुड़ी है, हमें बड़ी खुशी हो रही है सुनीता। रंग अड्डा से मुझे सदस्य बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा विषय है त्रिपुरारी शर्मा जी का जीवन चरित्र। त्रिपुरारी शर्मा जी का जन्म 31 जुलाई 1956 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्कूल और विश्वविद्यालय काल में ही वे कला और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। इन्होंने 1989 ईस्वी में SSB से निर्देशन में डिप्लोमा किया था। इन्होंने बहू, बिरसा मुंडा, अब पहेली, भांज घाटी सहित कई नाटक लिखे और निर्देशित किए। उन्होंने मिर्च मसाला और 1084 की मां जैसी प्रशंसित फिल्मों के लिए पटकथाएं भी निकाली। उनके कुछ सबसे पहले सुबह को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा ऐसे करते कि बुखार में मेरे से भी काम करवा लेते हैं वो। तो आज मैं आप सभी के समक्ष त्रिपुरारी शर्मा जो एक महिला नाटककारों के बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पहचान एक अलग ही हस्ताक्षर के तौर पर स्थापित की है। त्रिपुरारी शर्मा ये दिल्ली में NSC से जुड़ी रही है काफी दिनों तक और वहाँ पर उन्होंने डिप्लोमा किया था और स्वतंत्र तौर पर भी कई नाटक किए और उनके नाटकों में जिस तरीके से स्त्री की वैचारिक स्थिति उभर कर आती है वो कहते हैं कि जो ढांचा शुरू से चलता आ रहा है उसको तोड़ती है। और हमारी पार्वती जिसे गढ़ा है, संवारा है, सजाया है और सिखाया है हमारी उमा मैम ने, प्रेरणा दी है, तो उनके लिए से आपने कहा मैं भी सोचने लगी कि ये रामायण महाभारत अगर स्त्री मुख से निकलती तो शायद इसकी परिकल्पना कुछ और होती। हमेशा स्त्री को ही शोषित किया गया है, शोषण हुआ है उसका और स्त्री के द्वारा हुआ है, स्त्री के द्वारा हुआ है, पुरुष के द्वारा भी कहिए जो भी कहिए। लगे हम अगर सुपर्णखा को देखें तो वहाँ पे उसको बुरा दिखाया, स्त्री ने स्त्री का ही शोषण किया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि हर जगह यही दिखाया गया है। तो शायद अगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ वक्ता के रूप में सामने आने का मौका दिया। एक स्तर के बाद ये जगह आप लोगों की, मैं तो चाहूँगी हर बार आप लोग आए और इस तरह से अपने आप के साथ साथ मुझे भी समृद्ध करें। जीवन में सौभाग्य है हमारा। एक स्तर के बाद जब हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो हमारे अंदर ये आ जाता है कि हाँ हमने बहुत कुछ इस विषय में जान लिया है। जब पार्वती जी ने मुझे ये विषय दिया शंकर सेठ जी का, तो मैंने इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, नाम सुना हुआ था। तो जब इनके बारे में जाना, पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में पता चला, तो फिर से हमारे सामने एक आईना उभर के आता है कि आपको ज़्यादा जानकारी साहित्य के बारे में अभी भी नहीं। इनका विषय भी ऐसा ही है, जब हमने इनको जाना तो पता चला कि अभी भी बहुत कुछ जानना हमें अभी बचा हुआ है। शंकर सेठ जी का साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार है। शंकर सेठ हिंदी की सांस्कृतिक पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार, समकालीन जीवन की ज्वलन समस्याओं से जूझते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी शंकर सेठ के बहुसंख्य नाटकों के केंद्र में रहती है। वे मोहन राकेश के बाद की पीढ़ी के महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में माने हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार
डॉक्टर शेष ने फिल्म के लिए कहानियाँ भी शामिल करने के लिए आपको धन्यवाद। हमेशा स्वागत है। और दीदी ने जैसे कहा कि शंकर कृष्ण का नाम सुना था, लेकिन मैंने नाम भी नहीं सुना था, तो मैं उसको उनके बारे में पहले पढ़ी, फिर मैंने नाटक को पढ़ा, उसके बाद मैंने छोटा सा तैयार किया है, उतना नहीं। मैं संध्या राम किबिपुर कॉलेज की 3य वर्ष की छात्रा। क्या बात है, आज तो किबिपुर कॉलेज आया था। एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष की स्वार्थिक अभिमंत्रित एवं चर्चित नाटक रचना पौराणिक कथा में आधुनिक समस्या के प्रतिबिंब को दर्शाया। इस नाटक में 2 तरह की कहानी चली, दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की और दूसरी कहानी आज की समय की प्रोफेसर अरविंद की। वर्तमान शिक्षा की तुलना उस द्रोणाचार्य से की जाती है जिसे एक शिक्षक को अन्याय सहने के लिए बाध्य कर देता है, जिस कारणवश इतिहास का पन्ना उसे हमेशा कोसता है। दोनों का बेजगह अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और डर के मारे जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह क्या होती है ये वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में। याद था हमें उषा किरण खान जी का परिचय। उषा किरण खान जी का जन्म 7 जुलाई 1945 लहरियासराय दरभंगा बिहार में हुआ था और वे आजकल 15 बगीचा डाक बंगले रोड पटना में रहती हैं। इन्होंने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, मैथिली तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का गहन अध्ययन किया है। मैथिली में भागवती एवं हिंदी में सृजनहार लिखकर ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर दृष्टिपात किया है। उषा जी अपने लेखन प्रभाव के बारे में उषा जी ने कहा है, मैथिली भाषा के प्रति उनके झुकाव के लिए उनके आदर्श और प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार नागार्जुन है। 19वीं सदी के पुराण में तकरीबन 1885 ईस्वी के आसपास प्रथम दलित कवि का जन्म हुआ, जिन्हें हम हीरा डोम के नाम से जानते हैं। हीरा डोम जिनकी एकमात्र उपलब्धि भोजपुरी कविता अछूत की शिकायत सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और जिसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विसंगतियों, विडंबनाओं की विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति मार्मिक रूप से में उपस्थित है। हालांकि उन दिनों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होना किसी बड़ी उपलब्धि से कम बात नहीं। वैसे हम अलग में नाटक का पाठ करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम कहानी का पाठ करें अभिनय के साथ। हर नाटक में कहानी होती है, इसलिए कहानी का पाठ कर रहे हैं। कहानी है सांझ भई। कहानी का नाटक का उषा किरण कहानी। 60-65 के बीच की बदमिया किस बात से निराश थी कि उसने ऐसा कदम उठाया। जिन दिनों अपने 3 बच्चों को लेकर दहलीज पर पांव रखा था, तभी तो उदास थी। उसका जवान का माओ पति पंजाब में ही मारा गया था किसी बम विस्फोट में। बदमिया का पति प्रत्येक वर्ष दिवाली छठ के वक्त आता, 1 महीने रहता, फिर लौट जाता। जब आता तो उसके लिए चकमक करती हुई सिंथेटिक साड़ी लाता, चमकती चूड़ियां और गहने लाता। गहने कभी चांदी या पीतल के नहीं लाता, कई नकली चमकीली कागजी। बदमिया ने कभी कुछ मांगा भी नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं था। भौजाइयां देखती तो कहती, हे बदाम मुझिया, बाहू से कहीं चांदी का नहीं काट वाला बाली बदला कर देते हैं, इका टहला फुला देते हैं। वह हंसकर टाल देती। उसे तो अपने पाहों का आना ही उत्सव लगता। साल भर के लिए अन्न धन का जुगाड़ कर देते, मीठा बोलते और उसके चेचक से भरे चेहरे को
दोनों हाथों में लेकर बुलाते। बदमिया तृप्त हो जाती। सांवली सलोनी बदमिया को बड़ी माई यानी चेचक हुआ था बचपन में ही। आंखें बज गई। 7 साल की थी तब शादी हुई थी, 9 साल की हुई तब बड़ी माई का प्रकोप हुआ। बदमिया की माई नीम की टहनी से बेटी को दिन रात सोहराती रहती, तरह तरह का किस्सा कहानी कहकर जगाए रखती। अगर उसे जगा कर नहीं रखती तो आंखों में मोती उतर आता। पूरे 21 दिनों तक सोएरे की तरह सेवा की बेटे की। तीनों बेटे और बड़ी बेटी की सूद अकेले बाप लेता रहा। बड़ी बूढ़ी औरतें बाद में लाड़ से कहती, ये भी जो कहानी सुनी आपने, उषा भी जो सताया गया वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उषा भी ने उनको उभारा है, उनको जगह दी है उनका कलम में, उनकी आवाज बनी है उषा। एक माँ जब तक पति था तो कितनी खुश थी, और पति के जाने के बाद उसने पूरा जीवन बिता दिया। 60-65 साल की उम्र में कोई आत्महत्या करती है अगर औरत, तो इससे बड़ा दुखदायी पल और क्या हो सकता है। तो आज हमारे बीच आपके संचालन का दायित्व थोड़ा सा मैंने ले लिया सरिता जी। आज हमारे बीच रीता चौधरी उपस्थित हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं चाहूँगी कि रीता आए और आज के रंग अड्डे पर अपनी टिप्पणी दें। कैसा लगा? अभी सुना मुझको लगा था कि अपने समय में हम कितने कमजोर थे, सच में। और इसका उच्चारण या पार्वती ने जो स्त्री पर बात की, या फिर ज्योतिका ने जो बात की, अभी MA BA के आप विद्यार्थी हैं और आपकी दृष्टि इतनी समृद्ध है। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपकी दृष्टि और रंगीन और समृद्ध हो। यह बहुत अच्छी बात है। जाति, धर्म और लिंग भेद के खिलाफ आप कितना सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, जबकि हम एक ऐसे समय में हैं जब जाति के नाम पर मार काट चल रहा है। इजराइल का युद्ध हम देख रहे हैं, अपने देश में धर्म पर जो हो रहा है वह भी हम देख रहे हैं। इसके बावजूद भी आप अलग सोच रहे हैं, तो आपको सच में साधुवाद। और मैम को भी कि आप